एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट हिंदी शिक्षण की जो विधियां होती हैं उनसे संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित बनाई है। आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको सारी हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर शिक्षण विधियों को अलग से थियरी वाइज समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम कुछ नए प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन करेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित उतना ही आपको जो है क्लियर होता जाएगा। तो इसीलिए आज का सेशन भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अपने मार्क्स आप ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज के सेशन को। एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट बात, और पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप चेकआउट कर लेना, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आपको सिर्फ पढ़ना है और बिल्कुल ईमानदारी से आपको यहाँ पे आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। तो यह कथन जो है किस विधि की ओर इशारा कर रहा है? क्या कहा गया कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर क्या हो, अधिकार हो, यानी कि भाषा पर पूरा का पूरा ज्ञान हो, उन्हें अधिकार हो जाए, तो हम ऐसे रचनाएं पढ़ने के लिए उन्हें देते हैं, ऐसे लेखकों की जो उत्कृष्ट है। तो ये कौन सी विधि की विशेषता है? भाषा संसर्ग, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर व्यास विधि? तो आई होप कि आपने इसका जो राइट आंसर है वो अभी तक सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ये बात कर रहा है भाषा संसर्ग विधि की, जहां पर हम भाषा के क्या करते हैं, शुद्ध रूप का ज्ञान बच्चों को करवाते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान बच्चों को दे दिया जाता है। प्राइमरी लेवल पर भाषा संसर्ग विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसमें हम कई बार रचनाएं पढ़ने के लिए भी बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी विशेषता है? भाषा संसर्ग विधि की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। और क्या पढ़ाने में हम करते हैं? व्याकरण की ये विधि है, ठीक है। व्याकरण शिक्षण में हम भाषा संसर्ग विधि का उपयोग सबसे अधिक करते हैं, ठीक है। एंड सूत्र विधि और जो पाठ्यपुस्तक विधि है, ये दोनों ही विधियां किसके हैं? निगमन विधि के प्रकार हैं, ठीक है। निगमन विधि जो है व्याकरण को पढ़ाने की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो ये जो निगमन विधि है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार शामिल हैं। एक पाठ्यपुस्तक, जहाँ पे टीचर सिर्फ और सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से व्याकरण का ज्ञान दे देता है, और एक सूत्र है जो संस्कृत से आया, तो नियमों को, सूत्रों को रटवाने पे बल दिया जाता है। तो ये निगमन विधि में दोनों आते हैं। और व्यास विधि किसकी विधि है? ये कविता शिक्षण की विधि मानी जाती है। कविता को जब हम सिखाते हैं तो व्यास विधि का हम प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ये व्याख्या के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? बेसिकली व्याख्या करते हैं जो भी हम कविता पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी विधियां आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर फाइनली क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षणिक निदान की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? यानी कि आपसे कहा गया कि शैक्षणिक निदान की कौन सी विधि नहीं होगी? साक्षात्कार विधि, अभिलेख विधि, देखो और कहो विधि या उपरोक्त सभी? कौन सी विधि शैक्षिक निदान की नहीं है? शैक्षणिक निदान का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में आप निदान कर रहे हैं। निदान किसका करते हैं हम? छात्र की कमजोरियों का जब हम निदान करते हैं, या उसके व्यवहार का, या जो भी उसको समस्या है उसको हम निदान करते हैं, पता लगाते हैं। तो इसमें हमारी कौन सी विधि नहीं होगी? देखो और कहो विधि जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखो और कहो विधि जो है, ये जो है वर्ण सिखाने की विधि है, जहाँ पे हम जो है शब्द बेसिकली सिखाते हैं, ठीक है। वर्ण से ज्यादा शब्दों का ज्ञान हम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी शब्द सिखाना है, आपको मान लीजिए कि आ से आम, आ से अनार, आ से आम, बेसिकली ये सब सिखाना है, तो आप उसमें बच्चों को चित्र दिखा करके क्या करते हैं? उस शब्द का नाम कहने के लिए बोलते हैं। यानी कि ये जो देखो और कहो विधि है, ये शब्दों को सिखाने की विधि है, और यहाँ पे बच्चा वाचन के दौरान जो है शब्दों को सीख जाता है। तो ये कोई निदान की विधि नहीं है।
बाकी हम इंटरव्यू से बिल्कुल बच्चे की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। अभिलेख विधि का मतलब है कि जो आप रिकॉर्ड रखते हैं एक बच्चे की परफॉर्मेंस का, उससे भी हम उसके निदान का पता लगा सकते हैं, लेकिन सी से नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए। जब आप प्रस्तावना में प्रश्न पूछते हैं, जब आप एक लेसन प्लान बनाते हैं, तो वहां पर जो प्रस्तावना है उसमें प्रश्न कैसे होने चाहिए। विषय वस्तु के जटिल प्रश्न होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, गृह कार्य से संबंधित होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। सो आई होप कि इसको आपने गेस कर लिया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो आप प्रस्तावना में प्रश्न पूछते हैं, यानी कि आप लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आप जब दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न ऐसे होंगे जो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, क्वेश्चन 4 है, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है। परीक्षण, मूल्यांकन, मापन, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जब हम बालक के सर्वांगीण विकास की जांच करना चाहते हैं, तो जब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया इसको फुलफिल करेगा, वो करेगा केवल मूल्यांकन। ठीक है, अब हम उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते, क्योंकि मापन में बच्चे के केवल मात्रात्मक पहलू की जांच होती है, यानी कि उसके कितने ग्रेड आए। ठीक है, आप ग्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर मात्रा में। मापन में हम अंकों की बात ज्यादा करते हैं, नंबर्स में हम उसको बता देते हैं, तो यहाँ पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। हम यहाँ पे भावों का मूल्यांकन मापन में नहीं कर सकते, ना ही हम परीक्षण से केवल टेस्ट लेकर के आप भाव का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ओवरऑल मूल्यांकन हम कहाँ कर सकते हैं सर्वांगीण विकास, केवल और केवल मूल्यांकन में हम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मूल्यांकन जो है वो क्या करता है, किसी चीज का मूल्य निर्धारण कर देता है। ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे मूल्यांकन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नाटक शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है, बालक को रंगमंच नायक बनाना, समायोजित व्यवहार एवं नैतिक शिक्षा देना, संवाद एवं अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना, या फिर बालकों को भावनाकुल वाचन की शिक्षा, यानी कि भाव अनुकूलन वाचन की शिक्षा देना, यानी कि भाव के अनुकूल। ठीक है, यहाँ पे भाव के अनुकूल होगा। तो यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं है वो क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर नाटक शिक्षण करवा रहे हैं तो ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बालकों को एकदम नायक बना रहे हैं या हम उसको हीरो बना रहे हैं। तो ये कोई उद्देश्य नाटक शिक्षण का नहीं होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन कहता है, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। रचना में शब्दों को कैसे प्रयुक्त हम करते हैं, सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति रूप में, भावनात्मक रूप में, या अभिव्यंजनात्मक रूप में। तो जब हम रचना की बात करते हैं तो हम शब्दों को कैसे प्रयुक्त करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी बनेगा इसका सबसे बेस्ट आंसर। हम रचना को अभिव्यक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आपको पता है कि रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं। ठीक है, कितने रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं, 2 रूपों की बात की गई है। ठीक है, जहां पर एक होता है आपका लिखित या लेखन, या जिसे हम लिखित फॉर्म कहते हैं लिखित में, और एक होता है मौखिक। ठीक है, या तो आप लिखित तरीके से या मौखिक तरीके से क्या करते हैं, वहां पे हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, इसीलिए शब्दों को कैसे प्रयुक्त किया जाता है, अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। यानी कि अगर आपको लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप करना है तो आप कौन सी विधि को यहाँ पे जो है प्रयोग करेंगे। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, कविता याद करवा कर बुलवाना, तो याद तो नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों के द्वारा आप अनुच्छेद पढ़वा रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। तो सर्वोत्तम विधि क्या है, जब आप कहानी को कह देंगे, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहानी को आप कहेंगे और देन आप बच्चों का रिस्पॉन्स जानेंगे, यानी कि यहाँ पे बच्चा भी एक्टिव है कहीं ना कहीं लर्निंग में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है वह क्रियाकलाप है। यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य जो है वो किसमें पूरा होता है। प्रश्न पूछना, वार्तालाप, शब्द विश्लेषण, या वाचन। तो पढ़कर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो जो क्रियाकलाप है वो किसमें आएगा, हमारे वाचन के अंदर
आएगा। ठीक है, जहाँ पे आप वाचन कर रहे हैं, आप सस्वर वाचन कर सकते हैं, मौन वाचन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम अर्थ को ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। तो क्या हम करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी वाचन के साथ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आता है, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता किसमें मिलती है? कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन के द्वारा, या वाचन द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वाचन के द्वारा। ठीक है, वाचन के द्वारा शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता छात्र को मिलती है। जब छात्र कोई चीज पढ़ रहा है तो वहां पर वो शुद्ध और उसको स्पष्ट भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित होती है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों एवं दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, तो यहाँ पर जो गलत वाला है, जो कथन सही नहीं है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी के कथन बिल्कुल ठीक है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम वर्णों का ज्ञान ध्वन्यात्मक विधि में दे देते हैं, मतलब कि सेम ध्वनि वाले, जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं उनका ज्ञान हम यहाँ पे कराते हैं इस विधि में, तो ये अच्छी विधि है। उसके बाद व्याख्यान जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हम दृष्टांतों और जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज भी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन ए वाली बात जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है, वह शिक्षण जिस विधि से होगा वह है। आपको बताना है कि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए एक सहसंबंध जरूरी होता है, तो ये किस विधि से संभव है? रसास्वादन से, व्याख्या से, समवाय शिक्षण विधि से, या आगमन से? क्या कहा गया कि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने में एक कोरिलेशन जरूरी होता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी इसमें से जो मेथड है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप रिलेट करके सिखा सकते हैं। तो ये विधि किस विधि की विशेषता है? ये समवाय विधि की बात यहाँ पे कर रहा है। समवाय विधि कौन सी विधि? जहां पर आप गद्य के माध्यम से या गद्य पद्य के माध्यम से, या फिर जो साहित्य है, कई बार ये भी लिखा हुआ आता है, या फिर जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से जब आप अगर इनके बीच में अगर कहीं पे भी व्याकरण का कोई भी प्रकरण आ रहा है, या व्याकरण की कोई भी चीज, कोई टॉपिक है, तो आप इनके माध्यम से ही क्या करते हैं, सहसंबंध बनाते हुए अनेक जो यहाँ पे व्याकरण के जो एस्पेक्ट है उनका ज्ञान आप दे देते हैं। यानी कि व्याकरण की शिक्षा अलग से ना दे करके गद्य पद्य के माध्यम से हम देते हैं, तो यहाँ पर समवाय विधि हो जाएगा। और ये बेसिकली किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि है? व्याकरण शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है, बहुत अच्छी विधि है। आगमन विधि भी जो है व्याकरण को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, जहाँ पे आप उदाहरणों से नियमों की तरफ जा रहे हैं। रसास्वादन और जो व्याख्या है, रसास्वादन जो है वो कविता की विधि है, कविता शिक्षण की, और जो व्याख्या है वो गद्य और पद्य दोनों की विधि होती है। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन है? निगमन विधि को कहेंगे, पाठ्यपुस्तक है, आगमन है, या प्रयोग है? तो जब हम व्याकरण की बात करते हैं और सबसे सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? आगमन विधि हो जाएगा। जहां पर आप क्या कर रहे हैं, विशिष्ट से कहाँ जा रहे हैं, विशिष्ट से हम सामान्य की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर आप विशिष्टता से सामान्यता की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम पूर्ण से अंश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जहां पर हम उदाहरणों से कहाँ जा रहे हैं, नियमों की तरफ हम जब सिखाने पर बल देते हैं। यहाँ पे बच्चा खोज करता है, और ये एक कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ठीक है, आगमन विधि के 4 चरण है। ठीक है, आगमन विधि के 4 क्या होते हैं? स्टेप होते हैं। और आगमन विधि के 2 रूप है। ठीक है, जिसमें आपका एक विश्लेषण हो सकता है। ठीक है, विश्लेषण, और एक आपका होता है जहाँ पे आप उदाहरण देते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन यही है 2 रूप इसके। ठीक है, तो इसका जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 आता है,
शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जहां पर यह कहा जाता है कि वे अध्यापक शिक्षण करें जो कि जो सब्जेक्ट है या जो उनका स्किल है या जो उनकी एबिलिटी है उससे वो एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो। प्रत्यक्ष विधि है, दल शिक्षण विधि है, भाषा संसर्ग विधि है या पाठ्य पुस्तक विधि है। तो पाठ्य पुस्तक में हम अन्य अध्यापकों की बात नहीं करते हैं कि भाई वे अध्यापक शिक्षण करें, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की बात की जा रही है, तो यानी कि ग्रुप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, दल शिक्षण विधि बनेगा। ठीक है, ये क्या है, टीम टीचिंग है, जहां पर टीम टीचिंग में क्या होता है कि अनेक जो अध्यापक है वो मिल करके अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर बच्चों के प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, योजना बनाते हैं और बच्चों की जो लर्निंग है या जो अधिगम है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध उच्चारण का कारण है। आपको यहाँ बताना है अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा गया है। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है, अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव, वागेंद्रियों में विकार या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब एक बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है वागेंद्रियों में विकार का होना। वागेंद्रियों का मतलब है कि जहाँ पे उसकी वाक इंद्रियां जो बोलता है जहां से वो, उसमें अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उससे बच्चे का जो उच्चारण है वो अशुद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ने में आनंद की अनुभूति कराना, बोल बोलकर पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से वाचन कराना, पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। तो जब हम सस्वर वाचन की बात करते हैं, सस्वर का मतलब होता है जो स्वर सहित हो। ठीक है, जहां पर बच्चा बोल बोल के जोर जोर से पढ़ रहा है। सस्वर वाचन में भी दो प्रकार से हो सकता है। सस्वर में एक तो व्यक्तिगत हो सकता है, सस्वर में एक समवेत हो सकता है, या जिसे हम सामूहिक वाचन भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिल करके जो है वाचन कर रहे हैं। तो सस्वर वाचन का उद्देश्य बेसिकली होता क्या है कि वहां पर उनकी जो झिझक है पढ़ने संबंधी उनको समाप्त करना। जब बच्चे ग्रुप में सस्वर वाचन करते हैं तो उनकी झिझक समाप्त होती है, व्यक्तिगत तौर पे कर रहा है तो भी उसकी झिझक जो है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्चारण को सुधारने में भी बहुत अच्छी ये एक वाचन विधि है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 16 है वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वह कौन सी विधि है, द्विभाषी विधि, परोक्ष विधि, अनुकरण विधि या सूत्र विधि। तो वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है तो वो हो जाएगी हमारी अनुकरण विधि। ठीक है, इमिटेशन मेथड, जहाँ पे टीचर को देख के बच्चा इमिटेट कर रहा है, तो ये जो है कहीं ना कहीं चारों भाषा कौशलों पे बल देता है। ठीक है, लेखन में भी हम अनुकरण विधि का यूज करते हैं। ठीक है, लेखन में भी एक होता है रूपरेखा अनुकरण। ठीक है, रूपरेखा, जहां पर आप बच्चे को इस तरह से दे देते हो डॉट डॉट। ठीक है, रूपरेखा अनुकरण। एक होता है आपका स्वतंत्र अनुकरण लेखन में। ठीक है, रूपरेखा और स्वतंत्र अनुकरण होता है जहां पर आप उनको इस तरह से शब्दों को लिखने के लिए दे देते हैं। तो अनुकरण जो है लेखन में भी है, अनुकरण वाचन में भी होता है। ठीक है, अनुकरण वाचन किया जाता है और यहाँ पे सुनते हुए भी बच्चे कर सकते हैं। तो ऐसी ये जो विधि है ये चारों कौशलों को कहीं ना कहीं समाहित करती है। ठीक है, बाकी द्विभाषी विधि जहाँ पे हम दो विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, किसने दिया, सीजे डॉटसन ने ही दिया था। और द्विभाषी में मदर टंग का यानी मातृभाषा और जो लक्ष्य भाषा है दोनों का प्रयोग हम यहाँ पर द्विभाषी विधि में करते हैं। ठीक है, और परोक्ष विधि क्या है, जो हम जहाँ पे हम मातृभाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण देते हैं। कौन सी विधि है ये, द्वितीय भाषा को सिखाने की विधि है। सूत्र विधि आपको पता ही है कहाँ से आई है, संस्कृत से सूत्र विधि आई है और ये निगमन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, निगमन विधि का एक प्रकार है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समवाय शिक्षण प्रणाली के बारे में सही है। समवाय शिक्षण प्रणाली यानी कि जो समवाय विधि है उसके बारे में सही बताना है। पहला, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना,
व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। तो हम समवाय शिक्षण प्रणाली में व्याकरण का अलग से ज्ञान नहीं देते हैं, तो ये नहीं हुआ। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान देना, ये किस में आता है? ये भाषा संसर्ग की विशेषता है, ठीक है, भाषा संसर्ग की विशेषता है ये। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भाषा संसर्ग विधि है उसका उसका विस्तृत रूप जो है, अगर पूछा जाए कि भाषा संसर्ग विधि का विस्तृत रूप क्या है, तो समवाय है, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या बना कि गद्य और पद्य के माध्यम से हम साथ में शिक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पर साहचर्य विधि जो है, हिंदी में साहचर्य विधि जो है वो उसको किसने निर्माण किया? मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मारिया मोंटेसरी ने जो है साहचर्य विधि दी, जहां पर कार्ड पर बने चित्रों को वस्तुओं से मिलान करने हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी विधि है प्राइमरी लेवल पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का पद नहीं है? इकाई योजना का पद जो नहीं है वो बताना है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, या संपूर्ण इकाई को भागों में विभाजित करना। तो जब हम एक इकाई योजना यानी कि जब हम एक यूनिट प्लान बनाते हैं, तो वहां पर जो स्टेप है उसमें क्या फॉलो नहीं होगा, उसमें हम क्रियाएं फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले क्रियाएं निश्चित नहीं करते। ये हम तब करते हैं जब हम एक्चुअल टीचिंग कर रहे होते हैं। बाकी उप विभागों में उद्देश्यों को आप एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेट करते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव पहले आ जाएंगे। आप वहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे कि आपको कैसे कैसे उनसे पूछना है प्रश्नों को। इकाई को भागों में विभाजित हम कर देते हैं, जो भी आपको पढ़ाना है उसको आप यूनिट में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन जो क्रियाएं हैं वो इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में से श्रुतलेख विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है? श्रुतलेख विधि का जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, एकाग्रता का विकास, वाचन गति का विकास, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन का विकास, लेखन गति का विकास। तो यहाँ पर श्रुतलेख विधि का जो उद्देश्य नहीं होगा वो होगा वाचन गति का विकास। वाचन गति मतलब कि जो वो रीडिंग कर रहा है वो कोई उद्देश्य इसका नहीं होता है। श्रुतलेख का मतलब है कि जो सुन करके लिख रहा है बच्चा, ठीक है, सुन के जब हम लिखने को दे देते हैं छात्रों को, मान लीजिए कोई वर्ड है आपने बोला और बच्चे ने उसे लिख दिया, तो उससे बिल्कुल कंसंट्रेशन उसका होता है, एकाग्रता बढ़ती है, शुद्ध लिख पाता है, स्पष्ट लिखने का उसमें जो है शैली उसकी विकसित होती है, वर्तनी का ज्ञान यहाँ पे हो जाता है बच्चे को। बहुत इसकी एक और विशेषता है कि वर्तनी का ज्ञान होता है यहाँ पर, और लेखन की गति भी उसकी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर बी को छोड़ के बाकी सारे क्या है? सही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? सही जवाब इसका क्या बनेगा? अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक आपका व्यक्तिगत हो सकता है और एक आपका सामूहिक हो सकता है, ठीक है। तो इसके कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल किस विधि में दिया जाता है? यानी कि आप कंठस्थ नहीं करा रहे हैं यहाँ पर नियमों को, आप कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बना रहे हैं। तो ये दल शिक्षण विधि है, निगमन है, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? तो यहाँ पे सही आंसर जो इसका बनेगा, जब हम कक्षा में वातावरण निर्माण कर रहे हैं, हम एक प्राकृतिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रत्यक्ष विधि की विशेषता हो जाएगी, जिसे हम प्राकृतिक विधि भी कई बार कह देते हैं, ठीक है। नेचुरल ये मेथड होता है, जहां पर हम क्या सिखाते हैं, यहाँ पर हम मातृभाषा जो है उसमें कोई भी चीज नहीं सिखाते हैं। मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर जो है निषेध है, नहीं होता है। हम केवल और केवल यहाँ पर लक्ष्य जो भाषा है उसका प्रयोग करते हुए भाषा को हम जो है प्राकृतिक तरीके से सिखाने पे बल देते हैं, और वातावरण जो है भाषाई वातावरण का निर्माण हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, किस विधि में? यानी कि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देख नहीं रहे हैं लेकिन अनुभव जरूर कर रहे हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, सूत्र विधि है, अनुकरण विधि है, या पर्यवेक्षक निर्देशित अध्ययन विधि है? तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
पर्यवेक्षक निर्देशित विधि, यानी कि जहां पर आपने बच्चों को पहले ही निर्देश दे दिया, आपने बच्चों को गाइड कर दिया एज अ फैसिलिटेटर, आप वहां पे उनको गाइड कर रहे हैं, पर्यवेक्षित कर रहे हैं, आपने उनको निर्देश दिया एंड बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, उसको अनुभव करते हुए सीख रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तत्वों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? न्यूनतम साधनों के माध्यम से जब आप किसी भी सिद्धांत को, किसी भी तथ्य को या तत्व को स्पष्ट कर देते हैं तो कौन सी विधि में ये होता है? प्रदर्शन में, वाचन में, सैनिक विधि में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि जो है, जहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, वहां पर जो भी आपको बताना है, आप मान लीजिए कोई आपको कोई चीज सिखानी थी, मान लीजिए आपको किसी प्लांट के बारे में बताना था, तो आप एक प्लांट लेकर के चले गए, आप प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो बता रहे हैं, तो आप न्यूनतम साधनों के माध्यम से क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके तथ्य हैं या जो तत्व है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। तो ये प्रदर्शन विधि की विशेषता हो जाएगी। बाकी सैनिक विधि कौन सी है, जिसे हम संरचना विधि भी कहते हैं। ठीक है, संरचना विधि, सैनिक विधि जो है व्यवहारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, और इसको आर्मी विधि भी कई बार हम हिंदी में कह देते हैं, जो बच्चों के जो है अनुकरण पे और बोलने पे और ड्रिल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वयं गति, स्वयं मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? अभिक्रमित अनुदेशन है, श्रुतलेख लेखन अभ्यास विधि, निगमन विधि, या प्रत्यक्ष विधि? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वयं की बात हो रही है, आप खुद की गति से, खुद के ही मूल्यांकन से सीखते हैं, और प्रतिपुष्टि आपको वहां पे तुरंत प्रोवाइड कर दी जाती है। कौन सी विधि होगी यहाँ पर? यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पर बच्चा स्वयं की गति से, खुद की गति से यहाँ पे बच्चा सीखता है, अपनी लर्निंग को खुद ही मॉनिटर करता है, खुद का मूल्यांकन वो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, सो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं, एंड कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस हिंदी, इंग्लिश, मैथ सबकी मिल जाएंगी, रीड ओरिएंटेड वीडियोस मिल जाएंगी आपको। सो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इस तरह से वीडियोस में और बनाती रहूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली बार अगर आप चैनल पर आज आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।